चलो भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे आज हम। हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? ये कौन सा लेक्चर होने वाला है? 6th लेक्चर। और बाकी जो मैंने नोट्स वगैरह भेजा है सब लिखो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। किसके बारे में? यहां पे हमारा हेडिंग क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तुम लोगों ने प्लियोट्रॉपी सुना है? प्लियोट्रॉपी में क्या करते थे? एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि एक कैरेक्टर कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसमें? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। तो चलो आओ हम लिखते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सुन लो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं कि यहां पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर को कई सारी जीन क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसे ही हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब बहुत सारे, जेनिक का मतलब जीन, इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिडिटी को शो करना। यानी एक कैरेक्टर को बहुत सारी जीन क्या करते हैं? कंट्रोल करते। एक से ज्यादा जीन, मोर देन 3 जीन्स क्या करते? कंट्रोल करते हैं। उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आया? तो यहां पे क्या लिखोगे? वन कैरेक्टर, है ना? क्या चीज? हाँ, कैरेक्टर बोलो चाहे ट्रेट्स बोलो। एक कैरेक्टर, 2 ट्रेट्स, है ना? एक कैरेक्टर और जो ट्रेट्स, और ट्रेट्स भी कह लो, और ट्रेट्स क्या होते हैं? आर कंट्रोल बाई is controlled by more than 3 genes, है ना? यहां पे मोर देन 2 जीन्स भी हो सकता है। एनसीईआरटी हमारी जैसा बोलती है वैसा ही हम कर लेते हैं, ठीक है ना? तो एक कैरेक्टर को या ट्रेट को क्या करता है? एक कैरेक्टर यानी 2 ट्रेट हो गए, है ना? कंट्रोल किया जाता है मोर देन 3 जीन्स। उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये भी क्या है? मेंडल का क्या है? हाँ, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, है ना? ठीक है। और यहां पे पता है क्या होंगे? यहां पर इंटरमीडिएट बनाओगे। क्या बनाओगे? इंटरमीडिएट। तो क्या लिखोगे इसमें? इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म, ठीक है? एंड इसमें शो होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस आर शोन, ठीक है? और यहां पे एक जो जीन होती है, जो एक ट्रेट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और डोमिनेंट टू इरेक्टिव ये भी मान सकते हो। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन सो यहां पे देखने को मिलती है। एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, इंटरमीडिएट यहां पे देखने को मिलेगा। क्या ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेगी? हाँ, किसको फॉलो करेगी? गैमेट तो हर जगह बनेंगे ना। फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बताओ ये क्या है? बताओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है? जैसे मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, अभी ना लिखो, लिखने पे ध्यान ना दो, लिखने पे ध्यान ना दो। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, किसकी? होता क्या है? ह्यूमन स्किन कलर, क्या? ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन होती है। कितनी जीन?
3 जीन होती है, ठीक है। ऐसे ह्यूमन हाइट को भी क्या करती है, ह्यूमन हाइट को क्या करने वाली, कंट्रोल करने के लिए कितनी जीन होती है, 3 जीन हो सकती है। ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है, क्या इंटेलिजेंस, उसको भी कंट्रोल करने के लिए कितनी जीन होती है, 3 जीन होती है। कितनी जीन होती है। और तुम लोगों ने देखा होगा जो मिल्क आउटपुट होता है कैटल में, है ना, दूध उत्पादन की जो क्षमता होती है कैटल्स में, वो भी 2 से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी 3 जीन कंट्रोल करती है कैटल्स में। और तुम लोगों ने देखा होगा जो कर्नल कलर होता है गेहूं में, बीट के, है ना, प्लांट में, वो भी कितने जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, 3 जीन। हालांकि बीट का दिया नहीं है, बट हम लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या कर सकते हो बताओ, मिल्क आउटपुट, मिल्क आउटपुट इन कैटल्स, उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स, 3 जीन, मोर देन 2 जीन्स यानी 3 जीन। और यहां पे क्या कर सकते हो, कर्नल, कर्नल कलर इन वेट, कौन कंट्रोल कर रहा है बताओ, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब कंट्रोल किए जाते हैं, ये भी 3 जीन से, ये भी 3 जीन से, ये भी 3 जीन, ये भी 3 जीन, ये सब कितने जीन से, 3 जीन से। तो एक कैरेक्टर उठाया तुमने ह्यूमन स्किन कलर, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, 2 से ज्यादा जीन यानी 3 जीन, तो कह नहीं सकते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। सही बात है ना। फिर ध्यान सुनना, अच्छे से एकदम सुनना, बहुत मजा आएगा, ठीक है, एकदम सुनना। मास्टर आप पढ़ा क्या रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या पढ़ा रहा हूं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैंने क्या बताया कि एक कैरेक्टर, जैसे मैं एक कैरेक्टर हूं, क्या हूं, एक कैरेक्टर हूं, और तुम तीनों जीन हो, तो तुम तीनों हमको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मास्टर हम समय पे आएंगे तो तुमको बढ़ाना पड़ेगा, तो तुम लोग हमको क्या कर रहे हो, तुम तीनों 1 2 3 हो, अब हमको क्या कर रहे हो, तुम कंट्रोल कर रहे हो। मैं एक ट्रेट हूं और तुम तीनों क्या हो, जीन हो, तो तीनों जीन मिल करके एक ट्रेट, सॉरी, तीनों जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर से, केवल एक कैरेक्टर को, ठीक है ना। तो जब 3 जीन यानी 2 से अधिक या कह लो 3 जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते अपने रूप काम करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारी शादी नहीं होगी, भले तुम लोग हमको कंट्रोल कराओ, हमारी शादी नहीं होगी, होगी ना। हमारा जो गेमेट बनेगा, हमारे जो गेमेट बनेगा, तो वहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा ना, तो फॉलो करेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का एक्सेप्शन है कि नहीं, मेंडल का क्या है, मेंडल का एक्सेप्शन है। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अभी तुम निग्रो देखोगी, फिर इंटरमीडिएट में जिसको मुलेटोस बोलते हो वो होंगे, एल्बिनोस होंगे, जो सबसे लाइट कलर होंगे, ठीक है। एंड क्या लिखा है, फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है इसमें, लगातार वेरिएशन इसका देखने को मिलेगा। अगर इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस निकाला जाए ना तो 64 प्रोजनी इनकी तैयार होती है। हालांकि इतना डीप में हमको नहीं जाना क्योंकि दिया ही नहीं है। अब जैसे अगर मैं खुद को मान लूं ह्यूमन स्किन कलर, या कह लो मेरा जो स्किन कलर है, क्या है, मेरा जो स्किन कलर है उसको कंट्रोल करने के लिए कितने जीन है, 3। ह्यूमन का जो हाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए 3 जीन, ह्यूमन इंटेलिजेंस 3 जीन। तो ऐसे ही हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आ गया। तो हम एग्जांपल के लिए ह्यूमन स्किन कलर उठाएंगे। क्या उठाएंगे, देखना, ह्यूमन, बोलो बोलो, स्किन कलर। तो ह्यूमन की जो स्किन कलर है उसको कितनी जीन कंट्रोल करती है, 3 जीन। कितने, तो क्या लिखोगे, कंट्रोल्ड बाई 3 जीन। जैसे कौन कौन से जीन है वो है भैया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये 3 जीन है जो क्या कर रही है, ह्यूमन की स्किन कलर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सही बात है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, सुनना, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, बताओ कितने डोमिनेंट है, 1 2 3 4 5 6, कितने डोमिनेंट दिख रहा है इसमें, 6 डोमिनेंट है ना। अच्छा इसमें कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कितने डोमिनेंट दिख रहे हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5 ना। इसके बताओ, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल टी, स्मॉल सी, 4 दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका बताओ,
इसका बताओ, 1 2 3, कितने दिख रहे हैं? 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पे मैं तुमसे बोल रहा हूं क्या? अरे अच्छा सुनना, यहां इस जीन की अगर बात करें, क्या मैं बोला? इस जीन की बात कर रहा हूं, तो ये कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी है ना, ठीक है ना? तो सभी डोमिनेंट है, सब क्या है? डोमिनेंट है। तो ऐसा जो बंदा होगा वो इतना ज्यादा काला होगा, इतना ज्यादा काला होगा कि बस काला ही होगा, बहुत से बहुत ज्यादा काला, जिसको हम बोलते हैं निग्रो। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसा कलर कैसा होगा? निग्रो होगा। क्या लिखोगे? निग्रो कलर। कैसा? और जो कैपिटल है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये कैसा होगा? वेरी डार्क। क्या होगा? बहुत ज्यादा काला होगा। ठीक है, काले से ज्यादा काला को क्या बोलते हो? निग्रो। क्या बोलते हो? और इसको क्या बोलोगे? वेरी डार्क। पर्सन कैसा होगा? और ये वाला जो होगा ये डार्क होगा। क्या होगा? थोड़ा कम डार्क है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डार्क। ठीक है, लेकिन अब इधर देखो, यहां पे डार्क का डोमिनेंट ट्रेट है ना, डार्क का भी है, डार्क का भी है, लेकिन यहां पे सब लाइटेस्ट, जिसको एल्बिनोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है ना, उसका जीन है। अब मुझे बताना, डार्क और एल्बिनोज मिलकर के क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट, जैसे हम सब इंटरमीडिएट। तो यहां पे क्या होगा? इंटरमीडिएट। ना बंदा गोरा होगा ना काला होगा, बीच का होगा, जैसे तुम, जैसे तुम, जैसे तुम, जैसे हम। मैं तो बहुत काला हूं। इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? और इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं बताओ? मुलेटोज। क्या बोलते हैं? मुलेटोज बोलते हैं। बताओ, समझ में आया? समझ आया? बोलो हाँ आया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे ये वाला आ जाए, इधर सुनो, यहां पे ये वाला आ जाए, कौन सा आ जाए? इसका देखो, कैपिटल ए है ना, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और यहां पे क्या कर लो? स्मॉल सी, स्मॉल सी। कैपिटल ए क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ठीक है, और फिर यहां पे क्या कर लोगे बताओ? कैपिटल ए, स्मॉल ए, है ना, यहां पे हो जाएगा, रुक जाओ, यहां पे हो जाएगा लाइट, वेरी लाइट। यहाँ पे कैपिटल ए, एक मिनट, यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी यहाँ पे होगा, क्या लग रहा है? हाँ यार, गलत हो गया ना इधर। सुनो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, है ना, ये लिखा था। अरे तो वो तो उसको हटाओ ना, वो तो इंटरमीडिएट मैंने बनाया है ना। स्मॉल सी, स्मॉल सी। अब इसका क्या हो जाएगा? एक मिनट मुझे देखने दो यार, चेकआउट करने दो। हाँ ऐसे होगा, इधर सुनो, इसका ऐसे होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, है ना, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ठीक है ना? क्या था यार? कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, है ना, गलत आ रहा है, एक मिनट। कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब सुनना, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर आएगा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, फिर स्मॉल सी, स्मॉल सी। लिख लो, नहीं भूल जाओगे। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? हाँ, कैपिटल ए यही बोला है ना, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी,
फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब सही हुआ। चलो अब इधर देखो, यहां पे क्या है, तुमने ये बनाया, ये निग्रो आया, फिर वेरी डार्क, फिर इंटरमीडिएट यानी मुलेटोस बोलते हो, ठीक है ना। अब ये जो बनता है ये लाइट है। कैसा है? ये बंदा होगा लाइट कलर वाला, लाइट स्किन कैसी होगी? लाइट स्किन, ठीक है। और ये कैसा होगा? वेरी लाइट। क्या होगा? वेरी लाइट। समझ में आया? और ये वाला कैसा होगा बताओ? ये सबसे ज्यादा गोरा होगा। क्या होगा? एकदम मिल्क जैसा, दूध जैसा एकदम सफेद होगा, गोरा होगा। तो इसको हम बोलते हैं एल्बिनोस। क्या बोलते हैं? समझ में आया? ठीक है ना। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा भाई। अब मुझे बताना, इसका डोमिनेंट कितना दिख रहा है? इसमें डोमिनेंट कितने दिख रहे हैं? अगर इसकी बात करें 6 डोमिनेंट दिख रहे हैं। कितने? 6 डोमिनेंट। और इसमें 1 2 3 4 5 डोमिनेंट दिख रहे हैं ना। और इसमें कितने दिख रहे हैं? 4 डोमिनेंट दिख रहे हैं। इसमें 3 डोमिनेंट दिख रहे हैं। ये पूछ सकता है तुमसे नीट वगैरह में। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 डोमिनेंट। इसमें 1 डोमिनेंट। इसमें ऑल रिसेसिव, है ना। इसका मतलब समझे, जब तक जो जीन होती है रिसेसिव पूरी नहीं हो जाती तब तक एल्बिनोस बनेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है। तो नंबर 1 जीन ये हो गया, नंबर 2 जीन ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, है ना, नंबर 5 ये हो गया, 6 एंड 7। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम निग्रो को एल्बिनो से क्रॉस कराते हैं। तो चलो, छोटा सा क्रॉस करना है, पूरा नहीं करना है। क्या चीज? चलो इधर देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसको क्रॉस कराओ, स्मॉल ए, ठीक है, कराओ क्रॉस कराओ। ये कैसा है? निग्रो। ये कैसा है? एल्बिनो। करो। सभी क्या आएंगे? मुलेटो, वो इंटरमीडिएट आएंगे। क्या आएंगे? इधर देखो, इसका निकाले तो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। इसका इससे करो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो ये तुमने क्या निकाला था? गैमेट्स। और ये क्या है? F1 जनरेशन है। तो F1 में सभी क्या है? इंटरमीडिएट नहीं आए, ऑल मुलेटोस। सभी क्या बने हैं? यानी बने हैं सब इंटरमीडिएट। सभी क्या बने हैं? अब एक काम करो, अब इसकी कर दो सेल्फिंग। क्या कर दो? सेल्फिंग। कैसे करोगे सेल्फिंग? हाँ, जैसे किया जाता है। अगर इसकी सेल्फिंग करोगे तो इसकी कुल मिलाकर के जानते हो कितनी प्रोजनी आएगी?
64 प्रोजनी आएगी। कितनी? बस इतना छोड़ दो, इसके आगे हमको करना ही नहीं है। बस उसमें ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल दे करके छोड़ दिया है। करना हो तो करवा दूंगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं तो क्या मतलब। ठीक है, चलो भाई, फॉर्मूला क्या था फिनोटाइप निकालने के लिए बताओ? हाँ, n+ नहीं, अरे ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का तुमने फिनोटाइप निकाला है? हाँ, कितने फिनोटाइप निकल रहे थे? 7 नहीं निकल रहे थे? ये देखो ना, ये कितने थे? 1 2 3 4 1 4 3 7। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा फिनोटाइप निकालने के लिए? फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग फिनोटाइप, इधर देखो फॉर्मूला देखो, 3n+1 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ कितने जीन्स थे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए? 3 थे ना। यहां पे 2n कर लो, 3n करा हूं ना, 2 कर लो। हाँ, 2n+, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 1 इक्वल टू 6 + 1 कितना आया? 7। आंसर यानी आ गए हैं क्या? फिनोटाइप। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, लो इसको नोट कर लो अभी, बस नोट करो। पानी कहाँ है यार? हो गया? नंबर ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर, हो गया? चलो अब इधर सुनो, तुमको मैं बताऊंगा रीडिस्कवरी, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। मेंडल के काम को रीडिस्कवरी किसने किया था? मेंडल के काम को रीडिस्कवर किसने किया था? 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो यहां पे लिखोगी मेंडल्स वर्क, मेंडल्स वर्क्स वर, अरे फिर बता रहे हैं जानबूझ के, वर्क्स वर डिस्कवर्ड इन 1900, 1900 में डिस्कवर किया गया था ना। आफ्टर 16 ईयर, क्या 16 ईयर्स ऑफ मेंडल्स डेथ। मेंडल के 16 साल बाद, मेंडल कब मरे थे? 1884 में खत्म, डेड हुए थे, है ना। उसके 16 साल बाद इनके काम को क्या किया गया था? वर रीडिस्कवर कर लो, यहाँ पे RE, रीडिस्कवर। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे बताओ? हाँ, बाई 3 साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम बताओगे? बताओ। हाँ, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, टी शैमाक। ठीक है, टी शैमाक, यही 3 साइंटिस्ट थे। ये 3 साइंटिस्ट क्या किए थे? मेंडल के काम को रीडिस्कवर किए थे। इतनी बात समझ में आ गई। कहां कहां के साइंटिस्ट थे ये भी तुम सबको पता होगा। ये कहां के थे बताओ? जर्मनी के, है ना। और ये कहां के थे? पोलैंड के। और ये कहां के थे? पता है ना, सबको पता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, तुम्हें पता है मेंडल की डेथ कब हुई थी? ठीक है, और तुम्हें यह भी पता है 1865 में मेंडल का वर्क क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? मेंडल्स वर्क
है ना, पता है ना। मेंडल के वर्क को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था, पब्लिश किया गया था, लेकिन ये अननोन था, क्या था, ठीक है ना, बट वॉज अननोन, बट वॉज अननोन, बट वॉज अननोन का मतलब होता है पब्लिश तो हो गया लेकिन किसी को इनके काम के बारे में कुछ पता नहीं चला। समझ में आया, इनके काम के बारे में पता नहीं चला। फिर हुआ क्या, आते आते जो है 1865 मेंडल्स वर्क पब्लिश हुआ था। मेंडल के काम को अननोन देखा गया कि क्योंकि इनके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर 1902 में, क्या मैंने बोला, 1902 में इनके काम को रीपब्लिश किया गया। क्या किया गया, इनके काम को रीपब्लिश किया गया और उसी क्या किया गया था बताओ, रीपब्लिश किया गया था कब, 1902 में, ठीक है ना, जिसको हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया। उससे पहले ये जानो कि जो रीजंस है मेंडल के, रीजंस फॉर मेंडल्स वर्क वाज नॉट पब्लिश, है ना, कौन कौन से रीजन थे जो मेंडल के काम को पब्लिश नहीं किया गया। हालांकि पब्लिश हो गया था लेकिन वो अभी अननोन था। क्या था, अननोन था। रीजन जानते हो, बहुत सारे थे। एक रीजन ये था कि उस समय जो कम्युनिकेशंस थे, क्या थे, ये बताओ, उस समय कम्युनिकेशंस एक दूसरे से होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। तो कम्युनिकेशन यानी बातचीत, वार्तालाप, कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट जाकर के मिले काम करे साथ में, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो कम्युनिकेशन उस समय इजी नहीं था। और एक बात ये था कि जो मेंडल थे ना, उन्होंने पहली बार बायोलॉजी के फील्ड में मैथमेटिक्स का यूज किया था। किसका, और उन्होंने जो फैक्टर बताया था, डिस्क्रीट यूनिट जो फैक्टर बताया था, उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। फिजिकल प्रूफ इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोपी डेवलप नहीं थी। माइक्रोस्कोप उस समय डेवलप नहीं थे। माइक्रोस्कोप तो 1900 के सन 1900 के बाद ही आया था, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला था कि फैक्टर कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, लेकिन जब तुमने पिंक वाला फ्लावर बनाया था उसमें फैक्टर ब्लेंड हो गए थे ना, है ना, रेड व्हाइट दोनों में मिक्स हो गए थे ना, ठीक है। फिर सेग्रीगेशन जब हुआ तो वापस हो गया, लेकिन F1 में ब्लेंडिंग तो शो हुए ना। तो इसी वजह से क्या हुआ, इनके पब्लिश को रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना, मतलब क्या, अननोन था उस समय। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कौन कौन से रीजन थे भाई, कौन कौन से रीजन थे। नंबर 1 कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस एट दैट टाइम was not easy, सरल नहीं था, या was not available, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो बताओ, और क्या लिख सकते हो, इन्होंने पहली बार बायोलॉजी की, अरे भाई साइंटिस्ट कहते हैं कि यार बायो में कौन मैथ घुसेड़ देता है यार, बायो तो एक जानवर और प्लांट के पढ़ने की चीज होती है ना। इन्होंने क्या किया, मैथ भी ला दिया इसमें। तो क्या किया, ठीक है ना, ही यूज्ड, यानी मेंडल, है ना, ही यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल टूल्स in his experiment for the, है ना, for first in बायोलॉजी में इन्होंने क्या घुसेड़ दिया, मैथमेटिक्स घुसेड़ दिया। और साइंटिस्ट इनको क्या कर दिए कि को भाई तुम दूर हो जाओ, तुम्हारे लॉ को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमने बायो में क्या घुसेड़ दिया, मैथमेटिक्स का यूज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ था बताओ, was rejected by other scientists, ठीक है। और क्या था बताओ, और क्या था, ठीक है, there was no physical proof of factor, there was no physical proof of factor। फिजिकल प्रूफ क्यों था, क्यों नहीं, मतलब, और जो फैक्टर का फिजिकल प्रूफ था, जो फैक्टर का फिजिकल प्रूफ उसमें अवेलेबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि माइक्रोस्कोपी वाज नॉट डेवलप, माइक्रोस्कोपी वाज नॉट
डेवलप। समझ में आया? और लास्ट वाला हमने क्या बताया है? हाँ ठीक है ना, फैक्टर्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग, है ना। इनके जो कंटेम्पोरेरीज थे वो क्या किए? एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक है। नॉट एक्सेप्टेड बाई, नॉट एक्सेप्टेड बाई दियर कंटेम्पोरेरीज, ठीक है। कौन कंटेम्पोरेरीज थे बताओ? जैसे डार्विन ने इसको क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया। समझ में आ गया? ठीक है, यही था क्या? रीजन फॉर मेंडल्स वर्क वाज नॉट पब्लिश। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब हम बात करेंगे क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है? क्या होता है? देखो, हुआ क्या कि दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी, है ना। 1902 में, नाम कैसा है अजीब है, याद तो करना पड़ेगा, मैं लिखवा दूंगा तो याद कर लेना। 1902 में इन्होंने क्या किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और इन्होंने क्या किया था? ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, इन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी करके, क्या मैंने बोला? क्रोमोसोम की स्टडी करके, है ना, बताया कि हाँ भाई, जो मेंडल ने बोला था कि वाकई में जो फैक्टर है वो क्या है? पेयर में होते हैं, उनमें से कुछ क्या होते हैं? गेमिट के फॉर्म में निकलते हैं। किसके फॉर्म में? गेमिट के फॉर्म में निकलते हैं। तो उससे पहले क्या करना है? 2 मिनट थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और तब से ठीक है, देखते रहो। हम्म, तब से क्रॉस करते रहो। हाँ, बता दीजिए, एक क्रॉस करो। निग्रो का क्रॉस जो है ना, मुलेटोस के साथ करो, F1 जनरेशन निकालो। हो गया होगा। चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारा बीतता जाएगा ना। इधर देखो, इधर देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो 1902 में किसने दिया था बताओ? was given by वाल्टर, क्या मैंने बोला? वाल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी, है ना। कब? 1902 में। गाना कितना अच्छा लगा है। इसमें हुआ क्या है पता है? ये जो
दो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी की और क्रोमोसोम, सुनना ध्यान से, इन्होंने क्रोमोसोम और फैक्टर, जब क्रोमोसोम की इन्होंने स्टडी की और इन्होंने क्या किया, उस फैक्टर जो मेंडल ने बताया था उसके बीच में एक रिलेशन दिखाया, पैरेलिज्म दिखाया। क्या दिखाया मतलब कि फैक्टर और जो क्या था, मेंडल का जो फैक्टर था जो उन्होंने बताया था और जो क्रोमोसोम था उनके बीच में रिलेशन बताया और बताया कि ये लगभग क्या है, सेम है। ये दोनों क्या थे, सेम थे, है ना। दे मेक अ पैरेलिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ, यानी इन्होंने क्या किया था कि क्रोमोसोम का बिहेवियर और मेंडल के जो फैक्टर का बिहेवियर था उनके बीच में समांतर दिखाई थी। क्या दिखाई थी, समांतर, कि ये दोनों क्या है, समान है। बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर। बताओ समझ में आया, ठीक है। और ध्यान से सुनना, 1902, क्या मैंने बोला, 1900 में 1902 में ये दिया, ठीक है। और 1900 में माइक्रोस्कोपी उस समय डेवलप हो गई थी। माइक्रोस्कोप क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। तो यहां पे क्या लिखोगे, 1900 में माइक्रोस्कोपी स्टडी वॉज, माइक्रोस्कोपी स्टडी क्या होती, स्टडी वॉज अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि उस समय भैया माइक्रोस्कोप आ चुके थे। फिर इन्होंने क्या माइक्रोस्कोप के अंडर में इन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी कर डाली। क्या कर डाली, इन्होंने क्या किया, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आया, इसका मतलब समझे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड करता है उससे पहले जो अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो भी अपने आप को क्या करती है, डिवाइड करती है। क्या करती है, तो उसका मूवमेंट इन्होंने सेल के अंदर देखा, फिर बताया कि यार ये क्रोमोसोम भी यार क्या हो रहा है, गैमेट के फॉर्म में अलग हो रहा है। फैक्टर ने बताया था, वो मेंडल ने बताया था कि फैक्टर भी गैमेट के फॉर्म में अलग होता है। समझ में आया ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, इन या ड्यूरिंग स्टडी ऑफ, या कह लो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इनसाइड माइक्रोस्कोप, जो क्रोमोसोम होती है, क्या होती है, क्रोमोसोम वॉज सेग्रीगेटेड एज गैमेट, क्या, गैमेट के फॉर्म में। और ये है क्रोमोसोम का मूवमेंट, क्या होता है, ये था क्रोमोसोम का मूवमेंट, ठीक है। इसी से पता चल गया कि भैया जो मेंडल के फैक्टर का बिहेवियर था और जो किसका बिहेवियर था, बताओ, क्रोमोसोम का बिहेवियर था, वो लगभग क्या था, उसके बीच में पैरेललिज्म यानी समांतर ही था, सेम था, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, चलो एक सेल बनाओ, ये देखो, ये क्या है, सेल है। और तुम्हें पता है सेल के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम। क्या होते हैं, इधर देखो, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। अगर मैं इसको एनाफेज में ले जाऊं, क्या ले जाऊं, एनाफेज में, ध्यान सुनना, एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ क्या होने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। अपोजिट पोल का मतलब एक पोल ये, एक पोल ये। तो ये क्रोमोसोम क्या हो रहे थे, बताओ, मूव कर रहे थे, मूव टू अपोजिट पोल। अब सुनना ध्यान से, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो फिर ये आगे जाकर के बीच से डिवाइड कर जाएगी, ये सेल और ये सेल, इसमें ये वाला क्रोमोसोम और इसमें ये वाला क्रोमोसोम। समझ में आया, ठीक है। तो बताओ, यहां मान लो 46 क्रोमोसोम थे, यहां पे क्या हो गए, 23 गैमेट के फॉर्म में हो गए। तो ऐसे फैक्टर भी क्या कर रहा था, बताओ, गैमेट के फॉर्म में अलग हो रहा था। यानी कि यहां पे क्या लिखोगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन
क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी क्या होता है, फॉलो होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, काम कब हुआ था, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ क्रोमोजोम इन एनाफेज। कब, एनाफेज में जब तुमने देखा तो मूवमेंट हो रहा था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब नाम तो सुना होगा ना। ठीक है, ये देखो अब एक ध्यान सुनना, क्या लिखा है, अ कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। तुमको पहले यहाँ पे क्रोमोसोम दे दिया और यहाँ पे जीन दे दिया। क्या दे दिया, जीन दे दिया। लेकिन इधर याद रखना, ए में जीन है और बी में क्या है, क्रोमोसोम। क्या है, ठीक है। जीन क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम भी क्या हो सकते हैं, पेयर में हो सकते हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। यहां पे क्या हो सकती है, जीन। क्या हो सकती है, ये देखो, ये क्या है, एक जीन ये है और एक जीन यहां पे ये हो सकती है, तो पेयर में हो गए ना। और क्रोमोसोम भी क्या है, पेयर में है। ठीक है, ये भी सही है। सेग्रीगेशन जब होगा तो गेमेट अलग होंगे सबसे, इसमें भी गेमेट क्या होंगे, एक पेयर में कोई एक क्या होगा, अलग होगा। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, यानी कि ये बोला है कि जो गेमेट होते हैं या गेमेट में जो ट्रेट होते हैं वो दूसरे ट्रेट से इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। ऐसा क्रोमोसोम के लिए भी है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर इसकी बात जीन के लिए होगी तो जीन के लिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो इतना बस तुमको देखना है और कुछ नहीं देखना है। यहां पे एक और चीज लिख लेना। क्या लिखना है बताओ, यहां पे लिख लो। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पे, ईच गेमेट, क्या, ईच गेमेट या कह लो एलिल, क्या कह लो, एलिल इज सेग्रीगेटेड टू another, या कह लो each gamete is segregated to another segregated from trait, कर लो from trait। ठीक है, देखो भाई इसको पढ़ना जरूरी है, ध्यान सुनना। इसको क्या है, ये G1 फेज दिखा रहा है। G1 के बीच में क्या होता है, S फेज होता है। फिर G2 आ गया, मियोसिस फर्स्ट का एना फेज है, मियोसिस सेकंड का एना फेज है और जर्म सेल। अब ध्यान सुनना, हो क्या रहा है यहाँ पे, ये G1 फेज है। क्या है, ये एक सेल है। क्या है, एक सेल तुमको दिख रही है। अब ध्यान सुनो, ये सेल क्या है, देखो, एक ये क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, एस फेज में क्या होता है तुम्हें पता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होना स्टार्ट कर देता है और डुप्लीकेशन होते होते जी में कंप्लीट हो जाता है, G2 फेज में। तो यहाँ पे देखो ये डुप्लीकेट हो चुका है ना, ये भी डुप्लीकेट होगा, ये भी। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके साथ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम है इसके साथ जाएगा। ठीक है ना। फिर आ गई मियोसिस फर्स्ट की एना फेज। अब मुझे बताओ, एना फेज में देखो ये जो दोनों क्रोमोसोम है इस पे ये लग गए स्पिंडल फाइबर। क्या लग गए, और स्पिंडल फाइबर इन दोनों को अपोजिट पोल की तरफ खींच रहे हैं। तो ये वाला इसमें चला गया और ये वाला इसमें चला गया। फिर क्या होगी, सेल बीच से डिवाइड कर जाएगी। तो दो सेल अलग अलग हो गए ना। तो ये काम कहां हुआ, मियोसिस सेल की एनाफेज में। फिर क्या हुआ, अब इसका गेमेट बनाना है। क्या बनाना है, जर्म सेल। तो जर्म सेल का मतलब गेमेट की बात कर रहे हैं, किसकी, तो गेमेट में क्या होगा, ये भी अपोजिट पोल की तरफ जाएगा ना, क्योंकि मियोसिस 2 का एनाफेज है। ये भी अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा तो सेल डिवाइड हो जाएगी। तो एक ये आपका चला गया। ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, आधा ये आधा ये। समझ में आया। ठीक है, यहां पर भी देखो दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये वाला ग्रीन के साथ जाएगा, या तो येलो वाला रेड के साथ जाएगा, या तो ये जो ब्राउन दिख रहा है रेड के साथ जाएगा, या तो येलो वाला ग्रीन के साथ आएगा। दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर इसको देखो, एनाफेज चालू है ना, खींच रहा है, खींचने पर ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ आ गया। अगर ये इसके साथ होता तो ये देखो रेड के साथ आया, है ना,
और ये वाला ग्रीन के साथ आ गया। समझ में आया? अब वही क्या है, जल में सेल बनाओगे तो ये वाला आधा इसमें और ये वाला आधा इसमें, ये वाला देखो अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, इसमें इसमें आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपल एनसीईआरटी को बस देखना है, समझना है और कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का मतलब ये होता है, क्या हुआ हो गया, और पढ़ना है? चलो ये वाला बस इतना लास्ट में बता देते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, वो किसने किया था बताओ? थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसने? वॉज प्रूव बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तुमसे पूछ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था क्रोमोसोमल थ्योरी का, यानी कि जो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, अब उसके क्रोमोसोमल थ्योरी का जो प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का मतलब है एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया था। ठीक है, बाय डूइंग experiment on ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला क्या बोलोगे? ड्रोसोफिला फाड़ रही थी, मेलानोगास्टर। ठीक है, ये जानते हो फ्रूट फ्लाई है, क्या है? फ्रूट फ्लाई है ये। ध्यान सुनना, इन्होंने क्या किया था कि जो फ्रूट फ्लाई यानी जो मक्खी होती है ना, जो सड़े गले पदार्थों पर बैठती है, जो फ्रूट सड़ जाते हैं उन पे जो मक्खी बैठती है, वो ड्रोसोफिला क्या होती है? मेलानोगास्टर होती है। उसी पर इन्होंने क्या किया था? क्रॉस किया था। क्या किया था? क्रॉस किया था। ठीक है, कैसे क्रॉस किया था वही बस बताएंगे, बाकी क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे हम तुमको लिंकेज के थ्रू बताएंगे। क्या कराएंगे? लिंकेज। एक चीज बस ये जान लो कि मॉर्गन ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट में जो है ड्रोसोफिला को ही चूज क्यों किया था। बस इतना ही है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छा ये तो बता दो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला को चूज क्यों किया? ड्रोसोफिला छोटी है, क्या है? जिसकी वजह से लाइफ स्पैन भी क्या होगा इसका? छोटा होगा, छोटो नहीं छोटा। ठीक है, लाइफ स्पैन इज स्मॉल, क्या है? यानी कितने वीक का? 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 14 डेज का, है ना? और अगर इनमें एक सिंगल मीटिंग करवाते हो, क्या मैंने बोला? अगर एक सिंगल मीटिंग कराते हो तो इनमें क्या देखा जाता है भैया? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बाय सिंगल मीटिंग। ठीक है, लार्ज प्रोजेनी आर ऑब्टेन। ठीक है, एक सिंगल मीटिंग कराओ, क्या हुआ? ठीक है, ऐसे जा रहा है क्या आप? अरे इधर सुनो, पहले तुमको करना क्या? पढ़ना, फिर जाके पीडीएफ में पढ़ लेना, हो गया। बहुत सारी प्रोजेनी बनती है एक सिंगल मीटिंग करने पर। और आगे क्या लिख सकते हो? मेल और फीमेल में तुम क्या कर सकते हो? अंतर स्पष्ट कर सकते हो। मेल छोटा होता है, फीमेल क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल क्या है? इजिली ऑब्जर्व, है ना, या डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, इधर देखो तुम लोग और सुनो। इनमें जो मेल होता है वो क्या होता है पता है? हेट्रोगेमेटिक होता है। क्या होता है? मेल इज हेट्रोगेमेटिक। ठीक है, क्या होता है? हेट्रोगेमेटिक, यानी मेल यहाँ पे XY होता है और फीमेल XX होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है। ठीक है, अगर तुम इनको लैब में भी उगाना चाहो, लैब में ग्रो कराना चाहो सिंथेटिक मीडियम में, तो ये भी हो जाएंगे। कैन इजिली ग्रो इन लैब अंडर
सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक मीडियम, सिंथेटिक मीडियम कुछ खाने पीने के लिए दो, ये क्या कर जाएंगे वहां पे, ग्रो कर जाएंगे। यही था क्या मॉर्गन का कि भाई इन्होंने जो है ड्रोसोफिला को क्यों उठाया। समझ आया, समझ में आया। चलो तो इसको डिलीट कर दो, ये हम तुम लोग को कल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो भाई, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर एकदम। तो ये आज के लिए तुम्हारा इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, नहीं तो हाँ कल जानता हूँ क्या करेंगे, कल एकदम दिमाग फ्रेश करके आना। बहुत कठिन वाला क्रॉस है ये वाला, देखो ये पहले बता दे रहे हैं।